ठीक है। अब देखिए, चैप्टर का नाम है हमारा एक साम्राज्य की राजधानी। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। यानी ये जो विजयनगर था एक राजधानी था, एक साम्राज्य की राजधानी था। ऑन हो गया है ना। कहा की विजयनगर की राजधानी, ये विजयनगर राजधानी था एक साम्राज्य का। अब इनके बारे में जानना है, वहां कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, है ना, उसका जो है कौन कौन सा मुख्य केंद्र था, इनके बारे में समझना है। तो आप लोग का चैप्टर 7 होने वाला है ये। अब ये जरा देखिएगा, इनके बारे में भी पढ़ाएंगे। अभी ये कौन है, ठीक है। विजयनगर में क्या क्या है, ये सब इसके साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। चलिए थोड़ा नक्शा पे हम लोग देखते हैं कि नक्शा में विजयनगर साम्राज्य कहाँ दिख रहा है। नक्शा में विजयनगर साम्राज्य कहाँ दिख रहा है, तो ये जो एरिया दिख रहा है आपका, जो कलर किया हुआ है, ये आपको दिख रहा है, यही हमारा विजयनगर अंपायर। विजयनगर अंपायर, विजयनगर साम्राज्य था। इसके ऊपर में देखिए ब्राह्मणी साम्राज्य था, देखो लिखा हुआ ब्राह्मणी। इसके ऊपर में क्या था, ब्राह्मणी साम्राज्य था। तो नक्शा को ध्यान में रखिएगा, तभी जाकर के समझ में आएगा। तो इसके बारे में हम लोगों को आज जानना है, एक विजयनगर के बारे में। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसका जो है हम लोग पहले परिचय देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखिए, कहता है कि परिचय में समझिए कि प्राचीन काल से ही उत्तर भारत, चूंकि अब एक इस नक्शा को ध्यान से देखोगे तो ये जो नक्शा है बाबू, ये हमारा जो है कौन सा भारत है, ये दक्षिणी भारत। आपको पता है सर, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण। तो अगर आपको पूछा जाए कि विजयनगर भारत के किस भाग में था, तो दक्षिणी भाग में था। तो दक्षिणी भाग जो है हमारा, ये इसमें देखिएगा, अगर तुम भारत के दक्षिणी भाग में अभी भी जाओगे ना, तो बहुत बड़ा बड़ा मंदिर देखने को मिलेगा, सूर्य मंदिर, कोणार्क, है ना। कई तरह के ऐसे ऐसे बड़े मंदिर, कैलाश मंदिर आपको बताए थे। वो दक्षिणी भाग में यहाँ पर धार्मिक परंपराएं ज्यादा हुआ करता था। और इससे पहले भी सूफी, भक्ति सूफी परंपरा में आप लोग को बताए थे कि दक्षिणी भारत से ही रामानंद निकले थे भक्ति आंदोलन करने। तो कई सारी चीजों को हम लोग समझे थे। तो दक्षिणी भारत में जो था, यानी भक्ति चीजों का ज्यादा बढ़ावा था। लेकिन उत्तर भारत की बात करेंगे तो यहाँ राजनीतिक मामला ज्यादा होता था। यानी राजनीतिक, जहां भी देखो राजनीति राजनीति। बिहार उत्तर प्रदेश में कुछ भी होता है, पूरे देश को पता चल जाता है कि राजनीति हो रहा है यहाँ पर। तो उत्तर भारत में राजनीति ज्यादा होता था, जबकि दक्षिणी भारत में सांस्कृतिक चीजों का बढ़ावा था यहाँ पर। बात समझ में आ रहा है। तब प्राचीन काल से ही उत्तर भारत में किसका बोलबाला था, राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। और दक्षिणी भारत सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद कहता है कि तुंगभद्रा एवं कृष्णा नदियों के बीच रायचूर दोआब, है ना। दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। दो नदियों, जैसे एक नदी इधर से जा रहा है, एक नदी इधर से जा रहा है, तो इसके बीच में जो क्षेत्र होता है ना, उसको दोआब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दोआब। तो दो नदियों के बीच के क्षेत्र, यानी रायचूर दोआब दक्षिणी भारत का सबसे ज्यादा उपजाऊ और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। चूंकि एक बात बताइए, जो भी एरिया दो नदियों के बीच में होगा, वो सचमुच में उपजाऊ होगा। बात समझ में आ रहा है, वो फर्टाइल होगा। तो ये जो रायचूर दोआब जो था, रायचूर दोआब जो था, ये भारत का सबसे ज्यादा उपजाऊ और महत्वपूर्ण क्षेत्र था। और रायचूर दोआब कहाँ था, तो बाबू विजयनगर में था। बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते। कहता है इस क्षेत्र पर अधिकार करने को लेकर के राष्ट्रकूट वंश कौन कौन सा अधिकार, रायचूर पर कौन कौन सा जो अधिकार करना चाहता था, तो राष्ट्रकूट करना चाहता था, चालुक्य वंश करना चाहता था, पल्लव करना चाहता था, चोल करना चाहता था, है ना। ये साम्राज्यों के बीच हमेशा क्या क्या होता रहता था, संघर्ष होते रहता था। यानी ये सब जो साम्राज्य था, इस रायचूर दोआब पर अपना अधिकार करना चाहता था, क्योंकि पता था कि खेती बाड़ी यहीं से ज्यादा होगा, फसलें ज्यादा उपजता था। जहां फसल ज्यादा उपजता था तो इनकम ज्यादा होता था यहाँ पर राजाओं महाराजाओं को। उस समय इनकम का मुख्य आय स्रोत क्या था, खेती बाड़ी ही था। अभी ना व्यापार वाणिज्य हो गया। ऐसे भी दूसरे जो राजा महाराजा थे या दूसरे देशों को यहाँ पर हम लोग व्यापार के रूप में फसल ही, जो यहाँ की फसलें होती थी, उसको हम लोग बेचा करते थे। ठीक है। तो इसलिए इनके बीच में क्या होते रहता था, हमेशा संघर्ष होते रहता था, यानी मारपीट युद्ध होते रहता था। मध्यकाल में एक बार फिर से रायचूर दोआब के क्षेत्र को लेकर के विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष चला। तो यानी रायचूर दोआब को लेकर के किसके किसके बीच चला था, तो बाबू अभी तुरंत नक्शा में देखिए, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में जो है आपका क्या चला था, संघर्ष चला था। तो ये तो विजयनगर हो गया, बहमनी साम्राज्य हुआ ना। और रायचूर दोआब यहीं कहीं है, देखिए यहाँ देखिए, ये शायद दो नदियां हैं और रायचूर दोआब यहीं पर है। तो इनके इनके बीच में क्या चला था, संघर्ष चला था कि ये रायचूर दोआब हमारा है, अब बहमनी कह रहा था नहीं मेरा है, अब विजयनगर कह रहा था मेरा है। तो इन दोनों के बीच क्या चला, संघर्ष चला। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बच्चा लोग। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके,
फिर इसके बाद कहता है कि रायचूर दोआब के उत्तर में बहमनी साम्राज्य, अभी तुरंत बताए थे, रायचूर दोआब के उत्तर में कौन था? बहमनी साम्राज्य, और दक्षिण में कौन था? विजयनगर। अभी तुरंत अभी हम लोग नक्शा में देखे। इसके बाद कहता है कि इन संघर्षों के कारण ही रायचूर दोआब को दक्कन का युद्ध स्थल कहा जाता था। यानी इस रायचूर का जो दोआब था, यानी ये जो क्षेत्र था, यहाँ पर ज्यादा मारपीट होते रहता था। अभी देखे हम लोग राष्ट्रकूट, चोल, पल्लव, है ना, ये सब के बीच युद्ध होते रहता था। ऊपर से बहमनी साम्राज्य, नीचे से विजयनगर, इन सब रायचूर में जाकर युद्ध करते रहता था। तो इसलिए इसे बाबू ढक्कन नहीं, दक्कन, दक्कन का युद्ध क्षेत्र कहा जाता था। दक्कन का क्या कहा जाता था? युद्ध क्षेत्र कहा जाता था। ठीक है, किसको? रायचूर दोआब को। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि दक्कन का युद्ध क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो रायचूर दोआब को दक्कन का युद्ध क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था बाबू आपका परिचय। तो अब परिचय में हम लोग देख लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी लेते हैं कि आखिर इसका स्थापना कौन किया था, यहाँ के शक्तिशाली राजा कौन थे। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानते हैं। तो देखो, विजयनगर साम्राज्य को बाबू विजय का शहर भी कहा गया है, विजयनगर। तो विजयनगर साम्राज्य को विजय का नगर कहा गया है, यानी यहाँ पर जो भी जाता था वो जीत करके जाता था, विजय का शहर कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा 1336 ईस्वी में दो व्यक्ति ने किया था, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। हरिहर और बुक्का क्या है? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। यहाँ पर देख रहे हो जी, यही है हरिहर और बुक्का। ठीक है, तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का नामक दो भाई। कब? 1336 ईस्वी, 1336 ईस्वी में किया था। क्लियर है? यह दक्षिण भारत का एक विशाल तथा विख्यात साम्राज्य था। तभी देखो, अभी दक्षिण भारत में ही है विजयनगर साम्राज्य, और दक्षिण भारत का एक बहुत बड़ा साम्राज्य और विशाल साम्राज्य था, और प्रसिद्ध भी था विजयनगर साम्राज्य। आप लोग विजयनगर साम्राज्य में एक नाम सुनेंगे, राजा कृष्णदेव राय। आप लोग बहुत बचपन में कहानी हिंदी सब में देता है, कृष्णदेव राय के दरबार में, वो कहानी फेमस है, तेनालीरामन वाला। सही बोला है। कहां से था? ये विजयनगर साम्राज्य में ही वो राजा था। इसका भी बारे में अभी चर्चा करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो विख्यात और प्रसिद्ध था। अब कहता कि यह उत्तर में कृष्णा नदी, अब देखो उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर के सुदूर दक्षिण के तक फैला हुआ था। यानी कृष्णा नदी से लेकर के नीचे दक्षिण तक पूरा जो है विजयनगर साम्राज्य क्या था? फैला हुआ था। अब कहता यह एक हिंदू साम्राज्य था। यह विजयनगर साम्राज्य कैसा था? हिंदू साम्राज्य था। अब का तो यहाँ पर देखो कि विजयनगर पर शासन करने वाले शासक को रायस कहा जाता था। याद रखिएगा, इसको क्या कहा जाता था? रायस। यानी जो विजयनगर साम्राज्य पर जो शासन करता था उसे रायस कहते थे। क्या कहा जाता था? रायस। और ये कौन कैसा साम्राज्य था? पूरा हिंदू साम्राज्य था। कहां से कहां तक फैला था बाबू? तो उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर के पूरा दक्षिणी भाग तक, सुदूर दक्षिणी क्षेत्र तक। सुदूर का मतलब था दूर के दक्षिणी क्षेत्र, यानी दक्षिण का पूरा इलाका। ठीक है, और शासन करने वाले को क्या कहा जाता था? रायस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रायस। क्लियर है? अब कहता है कि विजयनगर के सबसे ताकतवर राजा कृष्णदेव राय। देखिए, इसके बारे में बहुत कहानी भी आप लोग पढ़े हैं। कृष्णदेव राय को आप फोटो में यहाँ पे देख सकते हो, यही है। समझ में आ रहा है? यही है कृष्णदेव राय, महान सबसे राजा था। इसके बारे में कई सारे कहानियां भी आप लोग के बुक में प्रचलित है। तो कृष्णदेव राय, तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा अगर पूछेगा कौन है, तो कृष्णदेव राय था। ठीक है, कृष्णदेव राय। समझ में आ गया? इसके अब देखिए, कहता इसके कार्यकाल में विजयनगर साम्राज्य ने बहुत बहुत तरक्की किया था। यानी जब ये राजा थे तो साम्राज्य बहुत फला फूला, यहाँ के प्रजा खुश थे, है ना, कोई चीज की कमी नहीं थी, कोई तरह का दिक्कत नहीं था। अगल बगल के राजा भी इस पे कब्जा करने का सोचते तक नहीं थे। यानी बहुत तरक्की किया था। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब कहता है कि विजयनगर की राजधानी हम्पी, जरा ध्यान से समझिएगा, विजयनगर की राजधानी क्या है? हम्पी है, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे बसी थी। तो विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। कहीं कहीं आपको ह आधा म पदर्घीकार भी देखने को मिलेगा। आप हम्पी था, विजयनगर की राजधानी कहाँ था? हम्पी था। अब कहता है जो कि कहां पर था बाबू? तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा था। और जो है विजयनगर साम्राज्य भी तुंगभद्रा नदी के ही किनारे था। यानी तुंगभद्रा नदी के किनारे ये विजयनगर भी था, इसकी राजधानी भी तुंगभद्रा नदी के किनारे पर था। यहाँ पर यानी ये दोनों तुंगभद्रा नदी के किनारे ही बसा हुआ था। अब कहता है कि विजयनगर साम्राज्य पर, ये ऑब्जेक्टिव में हम क्लियर करा रहे हैं कि विजयनगर साम्राज्य पर कौन कौन से राजा, शक्तिशाली राजा ने शासन किया था। तो सबसे पहली बात है 1336 ईस्वी में दो व्यक्ति हरिहर और बुक्का नामक, ये तो क्या किया था? स्थापना ही किया था। जब स्थापना करेगा बाबू तो राज करेगा कि नहीं करेगा? 1336 से 1485 तक किसने किया था?
हरिहर तथा बुक्का दो भाई। इसके बाद सालुब राजवंश, ये अब देखो ये जो हरिहर तथा बुक्का जो शासन किया था आखिर किस वंश से थे, तो याद रखिएगा संगम राजवंश से थे। संगम राजवंश याद रखिएगा, कोई भी राजा देखो, कोई भी राजा अगर शासन करता है तो वो अपना उस वंश का नाम लिख देता है। जैसे देखिए बाबर सब आया हमारे भारत पर शासन किया था तो कौन सा रख दिया, मुगल साम्राज्य, ठीक है। जब चंद्रगुप्त मौर्य जब भारत पर शासन किया था तो अपना नाम क्या रख दिया, मौर्य साम्राज्य, ठीक है। तो इसी तरह से जब हरिहर और बुक्का नामक दो भाई यहाँ पर शासन कर रहे थे तो उसके वंश को क्या कहा जाता था, संगम राजवंश। फिर संगम राजवंश के बाद कौन आया, नरसिंह, और ये सालू वंश से थे। कौन से वंश से, सालू, यानी 1485 से 1505 ईस्वी, ये भी 20 साल के आसपास बढ़िया से शासन किया था नरसिंह सालू, ठीक है। इसके बाद बाबू तुलुब राजवंश आया जिसमें कि कृष्णदेव राय थे। तब पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे, तो तुलुब राजवंश से। कब से कब तक शासन किया था, तो 1505 से 1570, यानी टोटल 65 साल शासन किया। कृष्णदेव राय कितना साल किया, 65 साल शासन, सोचिए, तब ना इसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। इसके बाद अरविंदु, ये तिरुमाल, ये देखो तिरुमाल राजा थे, अरविंदु राजवंश से थे। 1570 से 1650 ईस्वी, ये भी लंबा शासन किया था। देखिए ना, 70 से 1650, 30 साल इधर 50 साल इधर, कितना, 80 साल। ये भी बढ़िया शासन किया था तिरुमाल, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, तो ये कुछ राजा थे जो विजयनगर साम्राज्य पर शासन किए थे। आप लोगों को याद रखना है कि कब कब कौन कौन से राजवंश ने और कौन कौन से राजाओं ने शासन किया था। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आ जाते हैं, यहाँ के लोग बहुत खुश थे क्योंकि यहाँ का प्रशासन बहुत अच्छा था। यानी यहाँ के राजा जो थे अपनी प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। समझ में आ रहा है, इसलिए लोग खुश थे। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद कहता है कि विजयनगर के राजा ने भी विशाल किलेबंदी की थी। यानी यहाँ के जो राजा थे पूरे किलेबंदी किया ताकि दुश्मन घुस नहीं सके उसके राज्य में, और चारों तरफ क्या था, शांति का माहौल था। अब कहता है शहर के अंदर सड़कें बने हुए थे, यानी जो उसका जो विजयनगर साम्राज्य का जो एरिया था उसके अंदर सड़क बना था जिसकी वजह से शहर से बाहर आया जाया संभव था, ठीक है। हम्पी नाम, देखो हम्पी नाम की उत्पत्ति यहाँ के स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम से हुई थी, याद रखिएगा। यानी कोई देखो कोई जगह का नाम पड़ता है ना, जैसे ये अभी नेवालाल चौक जगह का नाम है, तो एक नेवालाल नाम का व्यक्ति था, शायद हमको पता चला है, तो नेवालाल नाम का व्यक्ति था, उसी के नाम पे ये चौक पड़ा है। तो जो हम्पी नाम का जगह था, तो एक वहां की जो देवी थी, यानी वहां के लोग पूजा करते थे मातृ देवी की, जिसका नाम था पंपा देवी, ठीक है। उस पंपा देवी के नाम पर जो है उस जगह का नाम हम्पी पड़ा था। क्या पड़ा था यहाँ पर बच्चा लोग, हम्पी पड़ा था। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद यहाँ अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते थे। तो चूंकि ये देखो हम लोग दक्षिणी भारत में था, तमिल, तेलुगु, कर्नाटक, मलयालम, विभिन्न प्रकार के भाषाएं बोले जाने वाले लोग थे। अलग अलग प्रकार के भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। यहाँ पर सभी धर्म का अनुपालन करने वाले लोग रहते थे, यानी अलग अलग धर्म के भी लोग रहते थे और साथ में मिलजुल करके रहते थे। और सभी लोग यहाँ पर क्या थे, खुश भी थे। प्रशासन व्यवस्था अच्छा था, यानी सभी जितने भी राजा महाराजा थे वो ऐसा नहीं कि किसी एक धर्म को लेकर के चलते थे, सब धर्म को लोग अच्छे से यहाँ पर वरीयता देते थे। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद कहता है कि इस क्षेत्र का जो शासक था, यानी बड़े वर्ग के जो लोग थे, बड़े बड़े मंदिरों की रक्षा करते थे। यानी अब देखो दक्षिण भारत में, अभी हम तुरंत बताए कि दक्षिण भारत सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था, यानी यहाँ बड़े बड़े मंदिरों यहाँ पर जो है अहमियत दी जाती थी। अब पिछले चैप्टर में भक्ति आंदोलन में देखे थे कि दक्षिण भारत से ही रामानंद भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार भी किए थे। अलवर और नायनार दक्षिण भारत से ही शुरुआत हुए थे, पढ़े है ना। तो दक्षिण भारत सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र आता है। यहाँ बड़े बड़े मंदिर देखने को मिलते हैं। मंदिर देखना है तो दक्षिण भारत चल जाओ, राजनीति देखना है तो उत्तर भारत आ जाओ। यहाँ राजनीति, हर कदम पे राजनीति होगा, एक दूसरे को कैसे डुबाया जाए यहाँ पर सिखाया जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये चीजें है, तो बड़े बड़े मंदिरों की रक्षा करते थे। अब इस साम्राज्य के कई भागों में पहले शक्तिशाली राज्य जैसे तमिलनाडु, चोलो तथा कर्नाटक में होयसलों के राज्य का विकास देखा। यानी ये जो विजयनगर साम्राज्य था इसके अंतर्गत देखो तमिलनाडु राज्य आता था जिसमें चोल शासन करते थे, और कर्नाटक में कौन शासन करते थे, होयसल, और इनका विकास हुआ धीरे धीरे। फिर कहता है कि 1565 ईस्वी में, यानी लगभग 200 वर्षों बाद विजयनगर साम्राज्य को क्या कर दिया गया, लूट लिया गया, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य क्या हो गया, नष्ट हो गया। बात समझ में आ रहा है। तो चलिए आज के क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, फिर इसके बाद डिटेल से देखेंगे कैसे लूटा गया, कैसे कैसे क्या हुआ। तो ये था विजयनगर साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा परिचय। क्लियर है यहाँ तक।
चलिए देखिए, विजयनगर साम्राज्य के बारे में जान रहे थे, थोड़ा इससे पहले कुछ परिचय देख लेते हैं कि देखो बाबू, यह जो है कृष्णा और तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी इसका पानी का मुख्य स्रोत क्या था, कृष्णा नदी था। अब इसके विजयनगर साम्राज्य के ऊपर ब्राह्मणी साम्राज्य था, और इसके बीच में देखो रायचूर दोआब था, जिसे दक्कन का युद्ध स्थल कहा जाता था। इसको लेकर के हमेशा मारपीट होते रहता था, ठीक है। और इसके नीचे विजयनगर साम्राज्य था बाबू। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हमने बताया था हम्पी था। क्या था? हम्पी। हम्पी जगह का नाम एक वहां की मातृ देवी पंपा देवी के नाम पर पड़ा था। ये सब चीजें हम लोग जान लिए थे, ठीक है। आप आज के क्लास में आगे बढ़ते बाबू। कर्नाटक साम्राज्य जम्मू, ठीक है। कर्नाटक साम्राज्य जम्मू क्या था बाबू, यहाँ पर समझिएगा। कर्नाटक भी उसी एरिया में आता है। तो कहता है कि 1986 ईस्वी में हम्पी को, देखिए जहां जहां हम्पी रहेगा ना, तो वहां आपको आधा मुंह देखने को मिलेगा। एक ही बात हुआ, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित कर दिया गया। अब देखो हम्पी, देखिए हम्पी में कई बाबू, कई अलग अलग प्रकार के मंदिर थे, है ना। कमल मंदिर, रामेश्वर मंदिर, अगर तुम जाओगे तो वहां पर बहुत सारा मंदिर था, 100 से ज्यादा मंदिर था, और विशेष आकर्षक भवन थे वहां पर। तो हम्पी को जगह को जो है यूनेस्को ने विश्व धरोहर में, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड हेरिटेज। अब देखो वर्ल्ड हेरिटेज उस जगह को कहा जाता है जिसकी भौतिक अपने आप में एक बहुत बड़ा जैसे चमत्कार है, ठीक है। तो वर्ल्ड हेरिटेज में उसको क्या किया जाता है, नामित कर दिया गया। तो हम्पी को क्या किया गया बाबू, 1986 ईस्वी में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित कर दिया गया। तथा इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का इस्तेमाल करते थे, यानी जो इतिहासकार थे वो विजयनगर साम्राज्य कहते थे, लेकिन यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो समकालीन थे, यानी उस समय के जो लोग थे, इसे कर्नाटक साम्राज्यमु की संज्ञा दी जाती थी। यानी नहीं बोलते हैं, जैसे आप ही लोग बताइए, जैसे आपका दूर का कोई लोग रहता है तो आपके असली वाला नाम से जानता है, लेकिन आपके घर में नाम पते होगा छोटुआ मोटुआ गोलवा ये सब रहता है जी, तो उसी के नाम से जानते थे। तो यहाँ के जो समकालीन थे उसको कौन नाम से जानते थे, कर्नाटक साम्राज्य जम्मू, लेकिन जो इतिहासकार थे उसे विजयनगर कहते थे। बस यही है और कुछ नहीं है। इसके बाद कहता है कि शिलालेख के बारे में जानते हैं, तो आपको पहले भी बता चुके हैं शिलालेख क्या होता है, कि पत्थरों पर जो लिखा जाने वाला लेख होता था, खुदाई करके उसे शिलालेख कहते हैं। बस समझ में आ रहा है। इसके बाद कहता है विश्व धरोहर, देखिए वर्ल्ड हेरिटेज, इसको क्या कहते हैं, विश्व धरोहर। तो विश्व धरोहर समझ लीजिए, कहता है कि विश्व धरोहर या विरासत स्थल का आशय ऐसे स्थान से है जिसे या तो जिसे यूनेस्को द्वारा उसके विशिष्ट सांस्कृतिक, यानी उसका कोई सांस्कृतिक महत्व हो, या फिर कोई भौगोलिक महत्व हो या भौतिक महत्व हो, उसके कारण उसे सूचीबद्ध कर दिया गया है। तो उसी को कहते हैं वर्ल्ड हेरिटेज। बस समझ में आ रहा है, वर्ल्ड हेरिटेज। जैसे अजंता की गुफाएं वर्ल्ड हेरिटेज में नामांकित है बाबू, समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। विश्व धरोहर समझ में आ गया, शिलालेख समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं बाबू। चलिए हम्पी का अब इतिहास जान लेते हैं थोड़ा, हम्पी का इतिहास। तो हम्पी तो पहले ही बता चुके हैं, हम्पी का जो नाम पड़ा था, यहाँ के पंपा देवी मातृ देवी थी, उसकी पूजा होती थी, उसी के नाम पर पड़ा था। तो हम्पी के इतिहास में समझते हैं सबसे पहला कि 1815 ईस्वी में भारत का प्रथम सर्वेक्षण जनरल कौन था जी, कॉलिन मैकेंजी, है ना। कॉलिन मैकेंजी ने क्या किया था, सबसे पहले हम्पी को क्या किया था, खोज किया था, यानी खुदाई किया था हम्पी नामक शहर का। ये तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है, ये आप ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर समझिएगा। 1556 ईस्वी में अलेक्जेंडर ग्रीनवॉल ने सबसे पहले हम्पी का बहुत बड़े पैमाने पर क्या किया था, फोटोग्राफी की, यानी फोटो खींचा था। और यह फोटोग्राफी विद्वानों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ। इसी फोटो को देख देख करके हम्पी के एरिया का पता लगाया जाता था, और कुछ विशेष बात नहीं है। फिर 1876 ईस्वी में JF स्प्लिट, ठीक है, जेफ फ्लिट हम्पी के मंदिरों की दीवारों से शिलालेख पर एक लेखन प्रारंभ किया, यानी हम्पी के दीवारों पर शिलालेख प्रारंभ किया। और जो 1902 ईस्वी में जो जॉन मार्शल थे बाबू, हम्पी की संरक्षण का शुरुआत किया, यानी हम्पी को बचाने की योजना शुरुआत की। बस यही है इसका इतिहास। फिर कहता 1976 ईस्वी में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व स्थल, यानी हम्पी को किसमें घोषित कर दिया गया, वर्ल्ड हेरिटेज, यानी विश्व धरोहर में क्या कर दिया गया, इसको यूनेस्को के द्वारा 1986 ईस्वी में क्या कर दिया गया, इसको विश्व धरोहर शामिल कर दिया गया। तो आपको पूछेगा कि विश्व धरोहर जो है यूनेस्को द्वारा कब हम्पी को शामिल किया गया था, तो 1986 में। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में 100% आएगा, ये VVI है। बात समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अब देख लीजिए कुछ मंदिरों का यहाँ पर आपको दिखा देते हैं बाबू, है ना। ये देखिए, ये सब बाबू, ये देखिए, आप शायद देखे होंगे, यहाँ पर देखिए एक रथ का पहिया बना और इसको दो बाघ खींच रहा है। ये मंदिर है बाबू, कहाँ का है, हम्पी का है। यहाँ पर देखिए सेम मंदिर है, इसको दूसरे व्यू से लिया गया है, ये भी हम्पी का मंदिर है। बात समझ में आ रहा है। चलिए तो आगे बढ़ा जाए यहाँ पर। चलिए हम्पी एक शाही केंद्र, इसको शाही केंद्र कहने का मतलब हो गया यहाँ पर कई लोगों का आकर्षण केंद्र था। क्यों था बाबू, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न तरह के मंदिरें, आकर्षक महलें थी। तो देखिए हम्पी एक शाही केंद्र के रूप में जाना जाता था। क्यों, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े महल, राजमहल, 60 से अधिक क्या थे बाबू, मंदिरें थे।
सोच रहे हो, देखो दो गो मंदिर हम इसमें से दिए हैं बाबू। यहाँ पर देखिए, ये इस मंदिर का नाम है कमल मंदिर, इस मंदिर का नाम है कमल मंदिर, और इस मंदिर का नाम है बाबू कौन सा, हजारा राम मंदिर। कौन सा है, हजारा राम मंदिर। ठीक है, ये मंदिर है, तो ये कमल मंदिर हो गया बाबू, ये हजारा राम मंदिर हो गया। यानी हम्पी पर बहुत सारे जो है यहाँ पर प्राचीन मंदिर थे, इसलिए तो इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया। हाँ, अभी भी है हम्पी। इसका अर्थ कहता है कि साथ ही यहाँ पर कमल, देखिए यहाँ साथ यहाँ पर कमल महल, हजारा राम मंदिर तथा आदि अन्य आकर्षक मंदिर और सुंदर दिखने वाले इमारत थे। बात समझ में आ रहा है? अभी भी आप हम्पी घूमने जाइएगा तो देखने को मिलेगा ये सब मंदिर। बात समझ में आ रहा है? बहुत दूर है। चलिए, अब समझते हैं बाबू विजयनगर साम्राज्य का व्यापार। आखिर यहाँ पर व्यापार क्या क्या होता था। तो विजयनगर साम्राज्य में खेती बाड़ी भी ठीक ठाक होता था। समझिएगा, विजयनगर भी मसाले, देखिए क्या क्या बेचते थे, मसाले, रत्नों, वस्त्रों को अपने बाजारों के लिए मशहूर थे। यानी यहाँ पर मसाला बेचा जाता, क्योंकि ऐसे भी दक्षिणी भाग में केरल के तरफ जाइएगा तो वहाँ पे मसाला, केरल को ऐसे भी मसालों का बगीचा कहा जाता, तो वहाँ मसाला वगैरह सब मिलता ही था। वस्त्र, अब चूंकि वहाँ रेशम का भी उत्पादन होता था तो वस्त्र मिलता ही था, रत्न भी मिलता था, हीरे जवाहरात सब, और ये सब के लिए मशहूर था। इसका साम्राज्य की आय का मुख्य स्रोत व्यापार ही था। यानी यहाँ के जो साम्राज्य था ये बिजनेस पर ही डिपेंड था, यानी बिजनेस से इसको ज्यादा पैसा आता था। ठीक है, यहाँ अमीर लोग महंगी विदेशी वस्तुओं जैसे रत्न, आभूषण आदि को खरीदते थे। यानी यहाँ के जो विजयनगर साम्राज्य के जो अमीर लोग थे वो क्या क्या खरीदते थे, रत्न खरीदते थे, आभूषण खरीद करके अपने पास रखते थे। बात समझ में आ रहा है? अब युद्ध के लिए अरब, देखिए युद्ध के लिए अरब और मध्य एशिया से घोड़े को खरीदा करते थे। यानी जो युद्ध वगैरह सब होता था तो अरब से घोड़ा और मध्य एशिया से घोड़ा वगैरह सबको यहाँ पर खरीदा जाता था। इसके बाद यहाँ के स्थानीय व्यापारी समूह को कुदिरिया चट्टी क्या कहा जाता था, यानी यहाँ के जो स्थानीय व्यापारी था, जो व्यापार करता था, लोकल व्यापारी, बाहरी नहीं, लोकल व्यापारी, उसको कुदिरिया चट्टी तथा या घोड़े का व्यापारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, घोड़े का व्यापारी। व्यापार पर पूर्व अवस्था में अरब व्यापारी का नियंत्रण था। यानी व्यापार के पहले उस पर किसका नियंत्रण था, अरब व्यापारी का नियंत्रण था। यहाँ का बाजार काफी तरक्की में था। इसी को देखकर 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यहाँ पर व्यापार करने आए थे। यानी व्यापार यहाँ का कैसा था बाबू, उन्नत था बाबू, पूरा जो है यहाँ पर व्यापार चरम सीमा पर था। तो इसी को देखते हुए 1498 ईस्वी में ही जो है पुर्तगाली यहाँ पर व्यापार करने आए, और छोटा सा व्यापार करने के चक्कर में यहाँ पर राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना शुरू किया। सोचा कि हम कब्जे कर लेते हैं यहाँ पर, लेकिन सफल नहीं रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। चलिए, इसके बाद कहता है कि 1498 ईस्वी में कुछ पुर्तगाली उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए। यानी हमारा जो पश्चिमी तट है यानी केरल, कुछ पुर्तगाली जो है, जैसे वास्को डी गामा का आप लोग नाम सुने होंगे, केरल के तट पर आए। ठीक है, आए और तकनीकी तथा बंदूक के बल पर उलझी हुई राजनीति में एक व्यापारिक तथा राजनीतिक शक्ति बनकर उभरने की कोशिश की। यानी टेक्नोलॉजी के दम पर, बंदूक के दम पर यहाँ के लोगों को कब्जा करने का कोशिश किया, और हद तक किया भी बाबू। गोवा, गोवा पर उसी पुर्तगालिये का कब्जा था। समझ में आ रहा है? आजादी के 10-15 साल बाद भी गोवा पुर्तगाली के कब्जे में था। समझ में आ गया? तो गोवा पर कब्जा कर लिया था, उभरने की कोशिश की तथा इसमें महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरा भी, और पूर्व अवस्था में नियंत्रण भी था। यानी यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा। पुर्तगाली सब अपने बंदूक के दम पे, टेक्नोलॉजी के दम पे यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की और राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश की। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं विजयनगर में जल की आपूर्ति। अब विजयनगर में जल की आपूर्ति कैसे होती थी, जरा इनको समझेंगे। यहाँ पर जल कहाँ से मिलता था इन लोग को। तो आपको बता दे बाबू कि विजयनगर की जो जलापूर्ति थी 2 नदियों से की जाती थी। थोड़ा पीछे डिस्कस कम करोगे, ठीक है, आवाज आ रहा है। ठीक है, यहाँ की जो जलापूर्ति मुख्यतः 2 नदियों से की जाती थी। एक तो कृष्णा नदी था, दूसरा कौन सा नदी था, तुंगभद्रा नदी। क्योंकि इन्हीं दोनों नदियों के बीच तो यहाँ पर तो रायचूर दोआब था। तो इनको किन 2 नदियों से मिलता था, कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी से मिलता था। ठीक है, कृष्णदेव राय इन नदियों पर बांध बनवाए थे, जिससे पानी को इसके क्षेत्र में लाया जाए और उसके जल को उपयोगी बनाने में वो सभी तरह के कार्य किए थे। यानी जल को उपयोगी बनाया जाए, इसी जल से वो खेती बाड़ी करते थे, पीने के लायक करते थे, खेती बाड़ी, नहाना धोना सारे के सारे वो इसी जल से किया करते थे। ठीक है, यहाँ पर तो कौन किसते, कृष्णदेव राय ने यहाँ पर बांध भी बनवाए थे, और इन नदियों के से खेतों में भी सिंचाई होती थी। समझ में आ रहा है? किससे, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी से। बात समझ में आ रहा है बच्चा लोग सभी को? चलिए, राय और नायक, अब राय और नायक समझते हैं। राय और नायक किसे कहा जाता है? देखिए, राय का ही एक आप लोग को बताए थे, रायस, शुरू में बताए थे कि यहाँ पर शासन करने वाले को रायस कहा जाता था। तो विजयनगर के शासक को क्या कहा जाता था, राय या रायस। जैसे कृष्णदेव राय है ना, शासक था ना, तो यहाँ के शासक को क्या कहा जाता था, राय या रायस कहा जाता था। और यहाँ के सेना के प्रमुख को नायक कहा जाता है, यानी सेना का जो हेड होता था। देखिए, सेना का हेड सेनापति, तो सेना के हेड को क्या कहा जाता था,
नायक कहा जाता था। ठीक है, अब कहा था कि सेना प्रमुख शक्ति का प्रयोग करके शस्त्र के सहायता से किले पर नियंत्रण रखते थे। यानी जो किला हुआ था होता था विजयनगर साम्राज्य का, तो जो सेना के जो प्रमुख नायक थे वो सेना की सहायता से और शस्त्र की सहायता से, हथियार की सहायता से पूरे किलेबंदी पर नजर रखते थे। ठीक है, समझ में आ रहा है। और नायक एक जगह से दूसरी जगह का भ्रमण भी करते थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह वो जाते भी थे, और यह खास करके तेलुगु या कौन भाषा बोलते थे, कन्नड़ भाषा को बोलते थे। अब अमर नायक, अब अमर नायक देखिए कौन था। अमर नायक एक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा, राय का मतलब राजा के द्वारा, राय के द्वारा शासन करने के लिए राज्य का क्षेत्र दिए जाते थे। राज का क्षेत्र दे दिया, तुम शासन करो, उसमें से जो भी टैक्स होगा वसूल करके दे देना। पूरा राजा थोड़ी ना कब्जा पूरा यहाँ तक शासन करेगा, तो कुछ कुछ क्षेत्र बांट दिया था। ठीक है, तो वह व्यापारियों, किसानों, शिल्पकारियों से भू राजस्व और अनेक प्रकार के कर्ज, अनेक प्रकार के क्या वसूलते थे, कर्ज वसूलते थे। समझ में आ रहा है। इसके बाद अमर नायक साल में एक बार राजा को भेंट भेजा करते थे, यानी जो अमर नायक था साल में पूरा एक बार लगान वसूल करके राजा को भेंट दे देता था, इतना हम कर्जा हुआ है, आराम से वो शासन करते थे। बात समझ में आ रहा है। राजस्व का कुछ अंश मंदिरों और सिंचाई साधनों पर खर्च किए जाते थे, यानी जो टैक्स का कुछ पैसा था मंदिरों पर, सिंचाई पर, जनता पर, ये सभी कामों में खर्च किए जाते थे। कृष्णदेव राय के बारे में समझते, किसके बारे में समझते बाबू, कृष्णदेव राय के बारे में। आपको पता था कि कृष्णदेव राय जो था बाबू, ये जो था विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जैसे ही हटा विजयनगर साम्राज्य खत्म, नष्ट हो गया। ये आप अभी आप लोग पढ़िएगा आगे, ठीक है। और यही सबसे शक्तिशाली राजा था, अच्छे काम भी किया। आप लोग के जो है 4 क्लास 5 क्लास 6 क्लास में इसका कहानी भी है हिंदी के बुक में, जो है कृष्णदेव राय के दरबार में एक ये रहता था वो रहता था, इस समथिंग कहानी आप लोग पढ़े होंगे, है ना। चलिए, कृष्णदेव राय जो है तुलु कौन सा वंश से जो है संपर्क रखते थे ये बाबू, तुलु वंश के संस्थापक थे। याद रखिएगा, पूछ देता है ये कभी कभी कि कृष्णदेव राय किस वंश के संस्थापक थे या फिर किस वंश के राजा थे, तो तुलु वंश के राजा थे, याद रहेगा। ठीक है, अब कहता है कि इसके शासन काल में तुंगभद्रा तथा कृष्ण नदियों के बीच का क्षेत्र, जिसे रायचूर दोआब कहा जाता था, आप लोग को पता है, जिसे रायचूर देखिए, है ना, जिसे रायचूर द्वारा द्वारा लिखा हुआ है, सॉरी, दोआब, जिसे क्या कहा जाता था, रायचूर दोआब कहा जाता था, है ना। देखिएगा स्पेलिंग एरर होगा तो वहां पर बोल दीजिएगा। जिसे रायचूर दोआब कहा जाता था, उसने हासिल किया था। कौन जीता था, ये कृष्णदेव राय ही वहां पर जो है जीता था। क्योंकि आपको पता है कृष्ण ये जो रायचूर दोआब था, यहाँ पर अक्सर युद्ध होते रहता था। ऊपर में ब्राह्मणी साम्राज्य आपको पढ़ाए थे शुरू में ही कि ऊपर में ब्राह्मणी साम्राज्य भी रायचूर दोआब को हासिल करना चाहता था, इधर नीचे से तो आप जो है विजयनगर साम्राज्य था ही, तो अक्सर यहाँ पर युद्ध होते रहता था। बात समझ में आ रहा है। तो विजयनगर साम्राज्य में हासिल जो किया, ये जो कृष्णदेव राय थे, इन्होंने रायचूर दोआब को क्या कर लिया, अपने अधीन कर लिया। अब कहता है कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण का भी श्रेय किसको जाता है, कृष्णदेव राय को ही जाता है। ये जो है महत्वपूर्ण निर्माण किए, मंदिर का बहुत सारे काम किए थे, है ना। आपको बता दे कि जो नदी था, पीने लायक पानी भी जो है कृष्णदेव राय जो है साफ करवाए थे, तो इसको ही भी श्रेय जाता है यहाँ पर। बस समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखा जाए। हाँ, हेलो संजू, न निकल गई। ठीक है, चलिए देखा देखा जाए। अब कहता है कृष्णदेव राय ने अपने मां के नाम पर विजयनगर के नजदीक एक और नगर का, देखिए क्या किया था, नागलपुरम नाम के उपनगर की स्थापना किया था। याद रखिएगा, विजयनगर के बगल में एक और नगर का स्थापना किया था। क्या नाम था उस नगर का, नागलपुरम नाम से जो है स्थापना किया था। कौन, कृष्णदेव राय ने अपने मां के नाम पे। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि कृष्णदेव राय के मां के नाम पे एक नगर स्थापित किया गया था, उस नगर का नाम बताइए, तो याद रखिएगा नागलपुरम। ठीक है, याद रहेगा बच्चा लोग। चलिए, इसके बाद कृष्णदेव के देहांत के बाद, कृष्णदेव जब मर गया बाबू 1529 ईस्वी में, है ना, कृष्णदेव जब मर गया था 1529 ईस्वी में, उसके उत्तराधिकारियों को विद्रोही नायकों का सामना करना पड़ा। यानी जो उत्तराधिकारी था, उत्तराधिकारी कौन, देखो उत्तराधिकारी वह व्यक्ति होता है, जैसे अभी हम राजा हैं, तो हमारे बाद जो राजा बनेगा वही उत्तराधिकारी कहलाता है। ठीक है, तो उत्तराधिकारी को बहुत सारे विद्रोहियों का सामना करना पड़ा। तो कृष्णदेव तो सब कुछ बुझते थे, तो संभाल के रखे थे, लेकिन जो नया नया शासक बना भड़क जाता है ना, देखते हो नया नया खून रहता है जवानी में, कोई कुछ बोल देता है भीड़ जाता है। लेकिन बूढ़ा व्यक्ति को बोल देगा 10 टका नहीं, उसको कितनों कुछ कोई बोल देगा, आपके बारे में बोल रहा था, ताव में नहीं आता है, उसके पास अनुभव रहता है। हम लोग तुरंत तुरंत भीड़ जाते हैं।
है कि नहीं है? तो ये चीजें होती है। तो जो है इसके देहांत के बाद जो है उसका जो उत्तराधिकारी था उसको विरोधियों का सामना करना पड़ा। अंत में 1542 तक केंद्र का नियंत्रण अथवा सत्ता एक अन्य राजकीय वंश अरविंदो वंश के हाथों में चला गया। यानी इसको क्या किया जाता है, इसके उत्तराधिकारी को खत्म करके एक दूसरा व्यक्ति जो अरविंदो था, अरविंदो वंश की स्थापना किया विजयनगर साम्राज्य में। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखा जाए। चलिए इसके बाद देखते हैं, कहता कि 1565 ईस्वी में, सर समझिएगा, 1565 ईस्वी में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय की अगुवाई में युद्ध में उत्तरी पर है ना, उसे बीजापुर, अहमदाबाद और गोलकुंडा की संयुक्त सेना का गठन के सामने हार का सामना करना पड़ा। यानी जब 1565 के बाद जो उसका प्रधानमंत्री था राम राय, इसको भी बाबू कई जगहों से हार मिला। जैसे कि यहाँ पर देखिए उत्तरी युद्ध में, यहाँ पर उत्तरी जगह पर बीजापुर, अहमदाबाद, गोलकुंडा, एक से एक जो जितने भी इसके जो मेन मेन राज्य थे वो क्या होते चले गए, हारते चले गए। किसके बाद? कृष्णदेव राय के बाद। यानी धीरे 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 इनका पतन होना शुरू हो गया। इस कथा कि इस युद्ध का नाम राक्षसी तांगरी के नाम से जाना जाता है। ये जो युद्ध हुआ था इसे क्या जाना जाता है? राक्षसी तांगरी का नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में विजयी सेना ने विजयनगर पर ढाबा होगा, सॉरी धावा, क्या होगा? धावा बोलकर उसे लूट लिया। यानी इस युद्ध में बाबू राक्षसी तांगरी युद्ध था। ये कहाँ हो रहा था बाबू? तो जो है प्रधानमंत्री राम राय की अगुवाई में हो रहा था। और इस युद्ध में जो है विजयनगर को क्या कर लिया गया? लूट लिया गया। हद तक सही कई सारी चीजों को लूट लिया गया। लेकिन अगर देखा जाए तो इसका जो व्यवस्था था बाबू बहुत अच्छा व्यवस्था था, उन्नत किस्म का व्यवस्था था। लेकिन वो कहावत है ना कि आप कितनो अच्छा व्यवस्था रे, आप कितनो अच्छा गाड़ी रे, नया चमचमाती शोरूम से गाड़ी निकाल के दे देंगे और ड्राइवर को गाड़ी चलाने नहीं आता है, 2 मिनट में एक्सीडेंट कर देगा, तुरंत खराब हो जाएगा। तो वही बात है। इसकी शासन व्यवस्था भी आगे देखेंगे बाबू, बहुत बेहतरीन तरीके से ये शासन व्यवस्था को मैनेज करके रखे थे। किले बंदियां, खेती का प्रकार, इसका राज्य व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था बहुत बेहतरीन, वेल डेवलप था। बट शासक ही वैसा नहीं था तो क्या कर दिया जाएगा? हरा दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहाँ पर समझ में आ गया कि उसे क्या कर दिया गया? लूट लिया गया। क्लियर यहाँ तक? चलिए विजयनगर की सड़क और किलेबंदियां देखिए, विजयनगर का सड़क और किलेबंदियां देखिए कितना बेहतरीन तरीके से किलेबंदियां कराया हुआ था। कहता कि 15वीं शताब्दी में भारत है ना, भारत के शासक कालीकट ने विजयनगर शहर में अब्दुल रज्जाक को अपना दूत, सॉरी दूध है यहाँ पर, याद रखिएगा दूत, दूत बना करके भेजा। वहां पर रज्जाक वहां पहुंचकर शहर के किले बंदे को देखा, जिससे वह प्रभावित हुआ और उसने दूर है ना, उसके दूर मतलब जो है यहाँ पर जो है इस किलेबंदी के बारे में जो है उन्होंने कुछ बोला, अपनी पंक्तियों के बारे में बोला। यानी जो अब्दुल रज्जाक था, जब वो 15वीं शताब्दी में भारत आया था तो उन्होंने देखा है कि विजयनगर साम्राज्य की जो किलाबंदियां देखा और सड़क की जो व्यवस्थाएं देखी, वो इस पर अपना कुछ पंक्तियां बोला, कुछ लाइन लिखा था। वो क्या लिखा था समझिएगा। कहता है कि उन्होंने दीवार को देखा तो सबसे पहले बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी थी, है ना, पहाड़ियों को एक दूसरे से जोड़ती थी। अब देखिए उसका दीवार कैसा बना था बाबू, जरा समझने का कोशिश करिएगा यहाँ पर। देखिए उसका जो दीवार होता था ना बाबू, उसका जो दीवार होता था ना, ऐसे पहाड़, जैसे ये पहाड़ है ना, ये पहाड़ है, देखो ये पहाड़ बना रहे, ठीक। फिर इस दीवार को इस तरह से बनाता था, ऐसे ये भी पहाड़ है बाबू, फिर ऐसे ये पहाड़ है, ये भी क्या है? पहाड़ है। फिर ऐसे दीवार है कनेक्ट, यानी पहाड़ को कनेक्ट करता था। किसको कनेक्ट करता था? पहाड़ को कनेक्ट करता था इस तरह से। और बीच में आपका क्या था? ये राजमहल था। बीच में क्या था जी? राजमहल था, विजयनगर साम्राज्य था। यानी वो इस तरह से दीवार का निर्माण किया गया था यहाँ की दीवारों को। बात समझ में आ रहा है कि हर एक पहाड़ को कनेक्ट कर दिया जाए। और पहाड़ जो है एक आर्टिफिशियल तरीके से समझो कि बाउंड्री बनाता था, ताकि बाहर से कोई जो आक्रमण करने वाला हो वो उसे क्या करे? आक्रमण नहीं कर सके। फिर भी देखो एक शासक, मजबूत शासक के विहीन होते हुए विजयनगर साम्राज्य क्या हो गया? उसका पतन हो गया। तो यही है, जरूरी है बाबू कि शासक कैसा है। अगर शासक अगर शक्तिशाली है और उतना वेल डेवलप्ड भी नहीं है अगर राज्य, तो भी वो क्या करता है? अपने बल पर, अपने बुद्धि के दम पर वो शासक कायम रहता है। लेकिन यहाँ देखिए आपको सब बात पता ही है। चलिए आगे देख लिया जाए। यहाँ पर अब्दुल रजारी दीवार जो था शहर के चारों ओर बनी थी, ठीक है। शहर के क्या थी? बनी थी बाबू, चारों ओर दीवार बनी थी और एक दूसरे को क्या करती थी? जोड़ती थी। जरा आगे समझा जाए। फिर कहता इस दीवार में पत्थर के फनाकर, देखिए क्या बना था? इस दीवार में पत्थर के फनाकर टुकड़े का प्रयोग किया जाता था, जिस कारण वह जो है अपने स्थान पर ही टिके रहते थे। अब देखिए
पत्थर के फनाकर क्या होता था, जरा इसको समझने का कोशिश करिएगा कि पत्थर का फनाकर क्या होता था। फनाकर देखिए एक बड़े बड़े ब्लॉक हुआ करते थे, ये देख रहे हो ऐसे एक बड़ा बड़ा ब्लॉक हुआ करता था, इस तरह का कुछ बड़ा बड़ा ब्लॉक बना करके रखा था ऐसे करके। इस पर जो है जो भी पत्थर रखता था वो आपस में टिका ही रह जाता था, वो रखा ही रह जाता था। अब जैसे मान लीजिए इतना बड़ा देखिए पक्की है, इस पर हम कुछ भी रखेंगे थोड़ी ना हिलेगा डुलेगा, कुछ नहीं होता था। तो ये फनाकर ब्लॉक का क्या किया जाता था, दीवार बनाने में प्रयोग किया जाता था, जो काफी मजबूत हुआ करता था और टिकाऊ भी होता था। बात समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो इस तरह की इसके जो क्या था, दीवार था चारों तरफ से, और पहाड़ को काट करके एक दूसरे से क्या हुआ था, वो जोड़ा हुआ था। यहाँ पर क्लियर है, समझ में आ गया इतना बात। चलिए आगे देखा जाए। चलिए फिर कहता है कि दीवार के आंतरिक हिस्से मिट्टी तथा मलबे के मिश्रण से बना हुआ था। तो दीवार का आंतरिक हिस्सा देखिए, आंतरिक का मतलब होता है, आप जरा इसे समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति घर बनाता है तो वो क्या कर लेता है, अंदर से प्लास्टर करवा लेता है। अब बाहर से तो वैसे रहता है, बाहर से कौन अपना अंदर में साफ सुथरा करके रखता है। तो अंदर से क्या था कि मिट्टी है ना, मिट्टी के टुकड़े का क्या किया गया था बाबू, यहाँ पर देखिए मिट्टी तथा मलबे के मिश्रण से बना हुआ था, यानी वो प्लेन था, प्लेन करके दिया था, दीवार अच्छा भी लगता था देखने में। फिर कहता है कि इसके बुर्ज वर्गाकार और आयताकार थे, यानी इसका जो किला था, बुर्ज तो था वर्गाकार और आयताकार थे। इस किलेबंदी द्वारा खेतों को भी घेरा जाता था। यानी अब देखिए ये इतना, ये क्या करते थे, जो खेत होता था ना, उपजाऊ जमीन होता था ना, ये क्या करता था, खेत को भी किला से घेर दिया करता था। आप कहेगा सर पागल था क्या, खेत को किला से घेरेगा, खेत तो खुला मैदान में रहता है, क्यों घेरता था। तो इसके भी पीछे कारण थे, क्योंकि पहले के समय में क्या करते थे, जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जो मतलब इसलिए वो घेर देते थे कि कहीं मान के चलो उसके राज प्रशासन हुआ तो सबसे पहले क्या करता था, उसका फसलें बर्बाद करता था। फसल ना रहेगा ना खाएगा, खाने, अगर खाना ही नहीं मिलेगा बाबू, तो फिर युद्ध क्या करेगा, संभव ही नहीं है। पेट में अन्न रहेगा तभी कुछ करोगे, अब पेट में अन्न नहीं रहेगा तो कुछ नहीं सूझेगा बाबू। समझ में आ रहा है, पेट में अन्न रहेगा तभी ना युद्ध बगावत। तो पहले क्या करता था, जो युद्ध करने वाला था, यानी जो विद्रोही होता था, वो क्या करता था, पहले फसल बर्बाद करता था, यानी खाने पीने वाला आइटम को रोक देता था। तो यही कारण था कि पहले के जो शासक थे, खास करके कृष्णदेव राय के जो शासन काल में थे, वो क्या करता था, खेतों का भी किलाबंदी किया, जहां तक खेत दिखता था किलाबंदी कर दो, आराम से उसमें फसल उग जाता था, किसान आराम से जो है राज का भरण पोषण होता था। तो इसलिए खेतों का भी किलाबंदी किया जाता था, याद रखिएगा यहाँ पर। बात समझ में आ रहा है। तो भूमि को क्या करता था, सुरक्षित रखने के लिए महंगी और व्यापक नीति भी अपनाई गई थी विजयनगर के शासकों द्वारा। फिर कहता है कि रजाक कहते हैं, फिर रजाक कहते हैं कि पहले और दूसरी दीवार के बीच खेत तथा दूसरी और तीसरी दीवार के बीच जो बगीचे और तीसरी दीवार के बीच आवास अर्थात रहने की जगह होती थी, जहां मानव लोग रहते थे। सर ये क्या कहा, नहीं समझे, अब जरा समझिएगा। कहता है कि पहले और दूसरी दीवार के बीच खेत है ना, दूसरी और तीसरी दीवार के बीच बगीचा, यानी टोटल 4 दीवार बनाया जाता था। टोटल कितना दीवार बनाया जाता था बाबू, 4 दीवार बनाया जाता था। जरा इनको समझिएगा, ये किस तरह से उसका किलाबंदी था। अब देखिए कहिएगा सर वाह बेहतरीन जो है यहाँ पर किया गया था। देखिए बाबू ये क्या था बाबू, मान के चलिए ये एक किला था, दीवार बनाया हुआ था, और इस बीच में क्या है बाबू, ये किला है, इस बीच में क्या है, किला है, रहता था यहाँ पर लोग। समझ जाइएगा आप लोग, यहाँ पर आप लोग होशियार हैं, यहाँ पर लोग सब रहता था, ठीक। इसके बाद देखिए बाबू, इसमें क्या था, एक और किला था, एक और किला था, इसे एक और किला था, ठीक है। इसके बाद एक और किला था, इसके बाद क्या था, एक और किला था, ठीक है। अभी 3 किला हुआ, एक और यहाँ पर जो है चारों ओर से किला बनाया हुआ था। क्या था, एक और चारों ओर से किला बनाया हुआ था। अब देखिए ये था, देख लीजिए यहाँ पर, ये जो पहला दीवार था बाबू, ये क्या था, ये पहला दीवार था, हम लिख देते हैं ये कौन सा दीवार था, पहला दीवार था। ये कौन सा हो गया उस तरह से, दूसरा ये कौन सा हो गया उस तरह से, तीसरा ये कौन सा हो गया दीवार उस तरह से, चौथा। तो पहला और दूसरा दीवार के बीच में क्या सुरक्षित था, तो कहिएगा सर खेत को सुरक्षित किया गया था, यानी खेत घेरा हुआ था। देखिए इधर से भी खेत, इधर से भी खेत घेरा हुआ था, चारों तरफ से जो है यहाँ पर क्या करता था, खेती बाड़ी होता था। और दूसरा और तीसरा दीवार में क्या लगाया जाता था, बगीचा लगाया जाता था। क्या लगाया जाता था बाबू, बगीचा लगाया जाता था। बस समझ में आ रहा है। तीसरा और के बीच में क्या लगाया जाता था, बगीचा। फिर इन सब के बीच जो है घर हुआ करता था उसका। तो इस तरह से वहां की किलेबंदी थी। समझ में आ रहा है, देखिए कितना वेल मेंटेन सिक्योरिटी था। फिर भी जो है यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया था, पतन हो गया था। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे देखा जाए यहाँ पर।
और कहता है कि दूसरी दीवार के बीच खेत तथा दूसरी और तीसरी दीवार के बीच क्या था बाबू, बगीचा था, और तीसरी दीवार के बीच जो है आवास अर्थात रहने वाले जगह थे, यहाँ पर जो राजा महाराजा लोग यहाँ पर खास करके रहा करते थे। चलिए फिर इसके बाद देखिए दुर्ग, दुर्ग का मतलब होता है किला। तो किला में प्रवेश करने के लिए प्रवेश द्वार थी, और इस प्रवेश द्वार से एक मुख्य सड़क जो था बनाई गई थी, जो शहर को प्रवेश द्वार से जोड़ती थी। यानी अभी तो हम बताए थे कि किलाबंदी था, 4 को किलाबंदी था, तो एक जो है आपका रास्ता भी था जो कि डायरेक्ट शहर के अंदर आ जाए और वहां पर जो है दुर्ग तक आ सके। और उसको क्या कहा जाता है बाबू, प्रवेश द्वार, यानी जहां से रास्ता शुरू होता है उसको प्रवेश द्वार कहता था। तो प्रवेश द्वार से एक सड़क भी बना था, किला तक आ जाए, लोग आ जा सके, या फिर किसी को बाहर जाना होगा, मान के अपना प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाना होगा तो वो भी उस माध्यम से जा सकता था। और बाबू यहाँ पर जो प्रवेश द्वार होता था वहां पर बड़े बड़े सैनिकों सेना लगा दिया जाता था, ताकि और वहां पर गोली बारूद बंदूक सब कुछ रखा करते थे ताकि दुश्मनों से सुरक्षा कर दिया जाए। बात समझ में आ रहा है? तो कुछ इस तरह का जो है यहाँ की व्यवस्थाएं थी। फिर कहता है कि इन प्रवेश द्वार में मेहराब और प्रवेश द्वार के ऊपर बनी गुंबद, प्रवेश द्वार का ऊपर गुंबद बना दिया जाता, देखो एक खूंटा इस तरह से था और इस तरह से गुंबद बना दिया जाता था प्रवेश द्वार, और तब जाकर के अंदर रास्ता था। आप लोग देखे होंगे कई सारे ऐसे जगहों पर पहले गुंबद बनता था, इससे प्रवेश द्वार जो होता है ना गुंबद टाइप का बना दिया जाता था। तो समझ में आ गया? तो प्रवेश द्वार में मेहराब और प्रवेश द्वार के ऊपर बनी गुंबद तुर्की के सुल्तानों द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? तुर्की के सुल्तानों ने बनाया था। इतिहासकार इसे कला शैली को इंडो इस्लामी के नाम से मतलब बोला था। यानी जो तुर्की के जो शासक थे, इसके प्रवेश द्वार पर जो गुंबज बनाया था और यहाँ का मेहराब, मेहराब का मतलब होता है अच्छे अच्छे आकृतियों का डिजाइन करना, तो इस प्रवेश द्वार पर था। तो यहाँ के इतिहासकार इसे क्या कहा था? इंडो इस्लामिक शैली का नाम दिया था, यानी इंडो इस्लामिक कौशल या कला का नाम दिया गया था। बात समझ में आ रहा है? चलिए ये तक तो था आपका। यहाँ तक अभी हम बताए थे कि यहाँ की आंतरिक संरचना कैसा था, किलेबंदी कैसा था, सड़क कैसा था। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखा जाए। विजयनगर साम्राज्य में कृषि विभाग को दीवार द्वारा घेरा जाता था। अभी तुरंत बताए हैं, कृषि विभाग को दीवार द्वारा घेरा जाता है। क्यों? अगर क्वेश्चन पूछ देगा क्यों, तो देखिए वही कारण जो भी हम बताए हैं कि जो बाबू जो विद्रोही होता था उसे लूट जाने का खतरा होता था, और सबसे पहले विद्रोही या फिर जो हमलावर होते थे वो पहले खेती बाड़ी को ही नुकसान करते थे, ताकि ज्यादा दिनों तक क्या हो सके, खाना पीना नहीं मिल सके, और खाना पीना ही नहीं मिलेगा तो फिर उसके बिना युद्ध संभव ही नहीं था। तो वो लोग देखिए किस तरह से जो है युद्ध नीति को अपनाते थे। तो ये लोग क्या करता था, पहले ही क्या करता था, घेर देता था किलेबंदी को। तो कहता है कि उस वक्त बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य बाबू कृष्णदेव ये विजयनगर साम्राज्य के ऊपर था, तो बहमनी के सुल्तानों ने भी अपनी राजधानी विदर को भी इसी तरीके से सुरक्षा किया था। यानी बहमनी साम्राज्य का जो राजधानी था विदर, उन्होंने भी क्या किया था, विदर को पूरा किलेबंदी घेर दिया था। क्योंकि देखिए राजधानी से ही हर चीज कंट्रोल होता है, तो राजधानी को अच्छे से घेर दिया, और राजधानी को घेर दिया तो उसी को देखते देखते कहा कि नहीं चलो हम जो है यहाँ पर जो दिमाग लगाए यहाँ के शासक की खेती बाड़ी जो है उनको भी घेर देते हैं। ठीक है, तो ठीक वैसे ही सुरक्षा व्यवस्था विजयनगर के सुल्तानों ने भी क्या किया था, अपने खेतों को घेरने के लिए किया था। क्यों किया था? क्योंकि दुश्मनों की सेना, देखिए सीन लिखा हुआ है सेना, दुश्मनों की सेना जब भी किले को घेरती थी और प्रजा और राजा तक खाद्य सामग्री को पहुंचने नहीं देते थे, यानी जब भी दुश्मन घेरता था ना तो जो खाने पीने का आइटम होता था ना उसको राजा और प्रजा तक पहुंचने ही नहीं देता था। राजा भी भूखा, प्रजा भी भूखा, भूख भी ना तो बाबू हड़ताल होना तय है। कब तक? 1 से 2 दिन, 2 दिन भूखल रहेगा, तीसरा दिन समझ ही जाइए जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। भूख के बिना कब तक रहेगा? क्योंकि तुमको पता है भूख नहीं खाएंगे तैयो मर जाएंगे, इससे अच्छा बगावतें करके मरो, है कि नहीं? लड़ के मरो, यही चीज होता था। तो नहीं देते थे, ताकि इस कारण से राजा आत्मसमर्पण कर दे। तो अब चूंकि प्रजा अगर बगावत करेगा, हो हल्ला करेगा, तो राजा क्या कहेगा, बिना युद्ध कर ले हार मान लेगा, क्योंकि युद्ध करने के लिए उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं, तो बिना युद्ध कर ले हार मान लेगा, आत्मसमर्पण कर देता था। ऐसा चाल अपनाया जाता था देखिए आक्रमणकारियों के मतलब जो है वो राज हथियाने के लिए। तो इसीलिए ये लोग क्या करते थे, कृषि विभाग को क्या करते थे, दीवार से घेरवा देते थे, ताकि किसी को पता नहीं चले कि यहाँ पर कृषि है और वो जल्दी आ ही नहीं सके अंदर। बात समझ में आ रहा है? ताकि इस कारण से राजा आत्मसमर्पण कर दे, और विजयनगर में खेती दीवारों के अंदर होते थे, अतः शत्रु अब ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते थे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये चीजें थी बाबू विजयनगर साम्राज्य की खेती का जो घेर इलाका था उसको घेरने का रीजन। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए आगे देखा जाए। अब कहता है राजकीय केंद्र। अब यहाँ का राजकीय व्यवस्था कैसा था, राजकीय केंद्र कौन था, जरा देख लिया जाए। प्रशासनिक केंद्र कौन था? तो कहता है कि यह लिखा होगा यहाँ पर, यह होना चाहिए। कहता है कि यह जो है यह बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित था। यानी बस्ती जो था, देखिए एक होता है महल, आपको बता दिए थे महल
और किला, जहां होता था वहां राजा महाराजा और उसके शाही लोग रहते थे। और एक होता था बस्ती, जैसे आप लोग हड़प्पा सभ्यता में भी देखे थे कि दुर्ग ऊपर हुआ करता था, बस्ती क्या होता था नीचे इलाकों में, यानी किसी भी दिशा में हुआ करता था। तो ठीक उसी तरह से जो है बस्ती जो था दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित था, जिसमें 60 से अधिक मंदिर सम्मिलित थे। यानी इस बस्ती में क्या थे बाबू, बड़े बड़े मंदिर शामिल थे। शासक इन देव स्थानों में मौजूद देवी देवताओं से संबंध के जरिए यानी पूजा पाठ वगैरह सब करते थे और सत्ता हासिल करने की क्या करते थे, कोशिश करते थे, यानी पूजा पाठ करते थे, पूजा पाठ पूरा अनुसंधान करते थे ताकि हमको क्या मिले, जीत मिले। ऐसे भी आप लोग देखिएगा, कोई कोई मूवी में देखिएगा कि युद्ध लड़ने से पहले देवी का पूजा किया जाता है, बलि तली देता है ताकि युद्ध में क्या हो जाए, जीत होता है। समझ में आ गया? तो कहाँ बाहुबली में कहाँ देवी का पूजा किया जाता है, पता नहीं, है ना? तो पूजा किया जाता है और जीत मिले। तो ये लोग भी क्या करता था, सत्ता हासिल करने के लिए देवी देवताओं से संबंध स्थापित करता था, यानी उसकी पूजा पाठ करता था ताकि उसे क्या मिले, जीत मिले। ठीक है, यहाँ लगभग 300 बड़ी संरचना थी, बड़े बड़े मकान, सॉरी 30 है। ठीक है, तो 30 बड़ी संरचना मिले, यानी मकान के बड़े बड़े आकार के जो है संरचना मिले, है ना? संरचनाओं की पहचान महलों के रूप में की गई, यानी महल था। ये अनुष्ठान यानी पूजा पाठ होगा, पूजा पाठों से संबंधित नहीं थे। यानी ये जो 30 बड़ी संरचना मिला था, ये पूजा पाठ से संबंधित नहीं था, यानी बड़े बड़े मकान के संरचना मिले थे। समझ में आ गया? कहता कि विजयनगर में स्थित सबसे सुंदर भवनों, है ना, क्या है बाबू, भवनों, है ना, भवनों में से एक यहाँ का, देखो यहाँ का बाबू, यहाँ का कमल महल है। यहाँ का कौन सा महल है, कमल महल। तो पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे सुंदर महल कौन सा था, तो कमल महल था। अब कमल महल नाम क्यों पड़ा, तो एक कमल यात्री थे, है ना, उसका नाम ही था कमल, तो उसी के नाम पर पड़ा। तो देख लीजिए ना, यहाँ पर कहता है ना कि सुंदर भवनों में से एक भवन था, यहाँ पर कमल महल था, है ना, जिसका दूसरा नाम लोटस टेम्पल भी कहा जाता है, यानी लोटस महल। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता था, लोटस महल कहा जाता था। अब इसका नाम 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी यात्री कमल महल रखा था, यानी जो अंग्रेजी यात्री था वही रखा था कमल महल। कौन रखा था, कमल महल रखा था। याद रखिएगा, इसी के नाम पे उसका कमल महल पड़ गया। अब देखो कॉलिन, है ना, कॉलिन मैकेंजी द्वारा बनाए गए नक्शा के अनुसार यह लोटस एक परिषदीय सदन था और यहाँ राजा अपने परामर्शदाताओं से मिला करते थे। यानी कॉलिन मैकेंजी जब विजयनगर साम्राज्य का खोज किया था, नक्शा बनाया था, तो उनके हिसाब से उस नक्शा में इस जगह को उस स्थिति पे दर्शाया जाता था जहां पर यह कहा जाता था कि इस कमल महल में राजा महाराजा आते थे, बैठ करके बात विचार करते थे अपने सेना के साथ, क्या करना है नहीं करना, यानी अपनी राज्य की बातों को विचार विमर्श करते थे। ये कॉलिन मैकेंजी के नक्शे में दर्शाया गया था। किस जगह का, लोटस महल, है ना, यानी कमल महल के बारे में बात समझ में आ रहा है, यानी परामर्शदाताओं से मिला करते थे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखा जाए यहाँ पर। चलिए इसका देखिए, महानवमी डिब्बा क्या होता है जरा समझिएगा। महानवमी डिब्बा, ठीक है, कहता है कि महानवमी डिब्बा शहर के सबसे ऊंचे महलों में से एक लोकप्रिय और आकर्षक महल था। ये क्या है बाबू, डब्बा, महल का नाम है, समझ में आएगा, है ना, महल है, ये महल है जिसकी ऊंचाई कितना था, 40 फीट था। 40 फीट लगभग बाबू तुम कह लो कि 3 मंजिला बिल्डिंग, 3 मंजिला अभी का बिल्डिंग देख लो, 3 साढ़े 3 मंजिल का बिल्डिंग होगा, है ना। 40 फीट और क्षेत्रफल लगभग देखिए 11,000 वर्ग फीट, देखिए कितना बड़ा क्षेत्रफल में था ये महल। ठीक है, इसे कृष्णदेव राय ने बनवाया था। इसे कौन बनवाया था, कृष्णदेव राय ने बनवाया था। किसे, महानवमी डिब्बा को, किसको, महानवमी डिब्बा को। ठीक है, विदेशी यात्री है ना डेमिंगोस, देखिए एक विदेशी यात्री था डेमिंगोस, ने महानवमी डिब्बा को विजय का भवन कहा था। इस महानवमी डिब्बा को क्या कहा था, विजय का भवन कहा था। कौन कहा था, डेमिंगोस ने कहा था। तो महानवमी डिब्बा को क्या कहा था, विजय का भवन, किसने कहा था, डोमिंगोस ने ये जो है कहा था। बात समझ में आएगा, एक विदेशी यात्री था। महानवमी पर्व, यहाँ पर नहीं होगा, पर्व, महानवमी पर्व के दौरान इस मंच पर पूजा पाठ कराया जाता था। यानी यहाँ जो महानवमी डब्बा था यहाँ पर पूजा पाठ कराया जाता था, है ना, कराया जाता होगा। यानी ये अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर महानवमी के दिन खास करके पूजा पाठ कराया होगा। देखिएगा किसी किसी का जो नाम होता है ना उसके फेस्टिवले पर पड़ जाता है, तो यानी ये अनुमान लगाया जाता था कि यहाँ जो है महानवमी के दौरान बहुत खास करके विशेष पूजा पाठ होगा, होता होगा, इसीलिए इस जगह का नाम महानवमी डिब्बा पड़ गया, या फिर इस महल का नाम क्या पड़ गया, महानवमी डिब्बा हो गया। तो पूजा पाठ करवाया जाता होगा, इसलिए इस भवन का नाम क्या पड़ गया, महानवमी डिब्बा रह गया होगा। ठीक है, इसके बाद कहता है कि महानवमी पर्व सितंबर तथा अक्टूबर महीने के शरद ऋतु में मनाए जाने वाले पर्व थे। तो महानवमी आप लोग, हम लोग भी अभी देखो, ये खास करके हिंदू
त्योहार थे बाबू, ये क्या थे? हिंदू त्योहार थे। और यहाँ पर जो है दक्षिण भारत में भी मनाया जाता था, हम लोग के उत्तर भारत में भी मनाया जाता है। तो कहता है महानवमी पर्व सितंबर तथा अक्टूबर महीने के शरद ऋतु में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्योहार है, जिसे देखिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से मनाया जाता है। जिसे देखिए उत्तर भारत में दशहरा के नाम से 10 दिन चलता है। महानवमी आप लोग सुने होंगे, नवमी दसवीं दशहरा ही कहते हैं, दशहरा के नाम से मनाया जाता है। बंगाल में दुर्गा पूजा के नाम से कहा जाता है इसको, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत में इसे नवरात्रि कहा जाता है या महानवमी कहा जाता है। तो इसे अलग अलग नाम से वही चीजें हैं बाबू, लेकिन इसे अलग अलग नाम से क्या किया जाता है? मनाया जाता है। बस समझ में आ रहा है? तो ये चीजें हम लोग को देखने को मिला। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखा जाए हम लोग। अब चलिए गौपुरम तथा मंडप क्या है? गौपुरम तथा मंडप। अब देखिए कहता है कि गौपुरम प्रवेश द्वार को कहा जाता था। जो प्रवेश द्वार अभी बताया था ना कि प्रवेश द्वार एक मंडप टाइप का बना होता था, उसमें जो है क्या होता था उसमें बाबू? सजा बहुत अच्छे चित्रकारी किया जाता था, है ना, जिसे इंडो इस्लामिक भी कहा जाता था। तो देखिए गौपुरम किसे कहा जाता था? प्रवेश द्वार को कहा जाता था, ठीक है। गौपुरम प्रवेश द्वार को कहा जाता था। विजयनगर के राजाओं ने मंदिर में गोपुरम को बनवाया था। तो अभी भी तो सही तो बात है। देखिएगा आप कोई भी मंदिर में जाइएगा तो उसका प्रवेश द्वार होगा ही, और उसी प्रवेश द्वार को तो गोपुरम कहते हैं। तो चारों तरफ से बाउंड्री तोड़ी घेर करके गोपुरम को अच्छे से सजाया धजाया जाता था, ठीक है। तो गोपुरम को क्या कहा जाता था? आप लोग याद रखिएगा, प्रवेश द्वार। और यहाँ के जो राजा थे मंदिर में खास करके गोपुरम को बनाया था। यह जो है द्वार विशाल और बहुत ऊंचा होता था। कई कई ऐसे जो है मंदिर, जैसे अभी तुम कर्नाटका सब में चले जाओ, अभी जैसे मंदिर है उसका दरवाजा देखो काफी विशाल होता था, ऊंचा होता था। ये गोपुरम ही था बाबू। समझ में आ गया? विशाल और बहुत ऊंचे होते थे। यह शासन की ताकत को दिखाता था कि यहाँ के शासक जो है कितना ताकतवर है, यानी इतना बड़ा बना दिया तो ताकतवर है, यानी इसको दिखाता था। उन लोग का धारणा जैसा था। बात समझ में आ रहा है? यह किसको दिखाता था? ताकत कितने हैं यहाँ के शासक को, उसको दिखाता था। अब देखो पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय कृष्णदेव राय को दिया जाता था। यानी पहले जो पूर्वपूरब में जो गोपुरम का निर्माण किया गया था उसको किसको दिया गया था? कृष्णदेव राय को श्रेय दिया जाता था, है ना। इन्हीं, है ना, इन्होंने ही मुख्य मंदिर के सामने मंडप को अपने राज्यरोहण के उपलब्ध में बनवाया था। यानी जो जब इसका राज्य अभिषेक हो रहा था तभी इन्होंने मंडप का निर्माण कराया था। तो उस समय से प्रचलित ही हो गया। समझ में आ गया? तो ये था आपका गोपुरम तथा मंडप। क्लियर है? चलिए आगे देखा जाए। अब विट्ठल मंदिर के बारे में समझते हैं। देखो बाबू, विट्ठल मंदिर विष्णु मंदिर था, है ना। हाँ, तो दक्षिणी भारत में है। तो विट्ठल भारत में विष्णु भगवान की पूजा किया जाता था, ठीक है। तो विट्ठल भारत में देखिए, यहाँ पर देखिए विष्णु भगवान का जो है यहाँ पर पूजा करता था। यही है विट्ठल मंदिर आपका बाबू, ठीक है। ये क्या है? विट्ठल मंदिर है। कहता कि यह मंदिर अति आकर्षक और दर्शनीय मंदिर था। यानी जो विजयनगर साम्राज्य का विट्ठल मंदिर जो था काफी दर्शनीय मंदिर था। कहता कि इस मंदिर के दीवार ऊपर से नीचे तक देखिए तांबे के पात्र से बने थे, यानी तांबा से बना हुआ था। किससे बना हुआ था? तांबा से बना हुआ था। इस मंदिर की छत पर जानवरों की मूर्ति भी बनाई हुई थी, ठीक है। देखिएगा तो आप लोग जो है जानवर सबका मूर्ति यहाँ पर जो है नहीं दिख रहा है फ्रेश, यहाँ पर फोटो में जानवर सबका क्या दिए बनाया गया था? मूर्ति बनाया गया था, ठीक है। जानवर सबका मूर्ति बनाया गया था। कहता इस मंदिर में लगभग 2500 के आसपास दीपक जले हुए मिले। यहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती थी। यानी जब इस मंदिर को एक्सप्लोर किया गया तो यहाँ पर देखा कि 2500 से ज्यादा दीपक जो है जला हुआ मिला था। यानी ये पता लगा था कि पहले इतना ज्यादा मात्रा में दीपक को जलाया जाता था, यानी बृहत पैमाने पर पूजा पाठ हुआ करता था, ठीक है। और कहता है कि यहाँ पर जो विष्णु भगवान को भी क्या किया जाता था? पूजा जाता था, ठीक है। अब इसका कहता है यहाँ के प्रमुख देवता विट्ठल थे। यहाँ के प्रमुख देवता क्या थे? विट्ठल थे, जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु का एक रूप है। अभी भी महाराष्ट्र में पूछा जाता है विट्ठल भगवान को, ठीक है, जो कि उनको उनका ये मान्यता है कि ये विष्णु का ही क्या है बाबू? रूप है। और समझ में आ गया यहाँ पर? तो विट्ठल मंदिर समझ में आ गया यहाँ पर ये किस तरह के बने थे? तो तांबे से ऊपर से लेकर के नीचे तक बने थे यहाँ पर। क्लियर है? अब ये देखो विट्ठल जो है एक भगवान विष्णु का ही एक रूप माना जाता है, जो कि महाराष्ट्र में पूजा जाता था। या इस मंदिर में लगभग 2500 के आसपास जो है जले हुए दिए का साक्ष्य मिला था, दिए मिला था यहाँ पर। समझ में आ गया? इसके मंदिर तथा छत पर जानवरों के क्या मिले थे? चित्र मिले थे। समझ में आ गया? अभी भी इसे देखा जा सकता है, ये मंदिर अभी भी विद्यमान है। चलिए आगे देखा जाए। अब कहता है कि विजयनगर साम्राज्य का पतन, यानी विजयनगर साम्राज्य का अंत कैसे हुआ, समाप्त कैसे हुआ, ठीक है, इनको देखेंगे। तो कहता है कि अयोग्य शासक। अब देखिए कोई भी चीज, अभी हम तुरंत चर्चा किए थे ना कि कोई भी चीज पतन होगा, चाहे कितनो चीज अच्छा आप रख लो, अगर उसको ड्राइव करने वाला, संभालने वाला बेहतर नहीं होगा ना, तो बर्बाद ही हो जाता है। ये बाबू हर एक सेक्टर में लागू होता है। अगर तुम्हारे पास कितनो ही संपत्ति हो, अगर उसको मैनेज करने नहीं आ रहा है ना, चल जाएगा हाथ से।
तो मैनेज करना सीखना है, ठीक है। तो अयोग्य शासक कहा जाता है कि यहाँ के शासक अयोग्य होंगे, यानी कृष्णदेव राय तक तो ठीक था। कृष्णदेव राय के बाद जितने भी शासक बने थे उनके पास कोई योग्यता नहीं थी, जिस कारण वो युद्ध में मारा चला गया होगा या हारा चला गया होगा। तो कहता कृष्णदेव राय के बाद जितने भी शासक आए थे वह उतने ही क्या थे, उतने योग्य नहीं थे, और वह सभी युद्ध में क्या जाते थे, मर जाते थे, जिस कारण भी हम कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ। युद्ध नीति और संचालन में गिरावट, यानी इन लोग का युद्ध नीति ठीक नहीं था। देखिए, कोई भी युद्ध को जीतने से पहले रणनीति तैयार करना पड़ता है। आप लोग भी अगर एग्जाम में हमको इतना नंबर टॉपर लाना है, 450 प्लस लाना है, तो उसके लिए बाबू रणनीति तैयार करना होगा। और आप लोग को लग रहा है कैसे नॉर्मली पढ़ाई कर लेंगे इतना आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। रणनीति तैयार करना होगा, एक आपको टारगेट फिक्स करना होगा कि हमको इतना इतना घंटे पढ़ाई करने, ये करना है, ये करेंगे तब ये होगा। तो उसके लिए रणनीति तैयार करना था। लेकिन जब नया नया शासक आया तो युद्ध नीति उन लोग का ठीक नहीं था, संचालन में गिरावट था, यानी मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पाता था, जिस कारण से भी यहाँ पर विद्रोह हुआ और हार गया। कृष्णदेव राय के बाद सैनिक शक्ति, संगठन और कुशलता नहीं रही, और जिसके वजह से शासक बार बार क्या होता था, हार जाता था, रणनीति ठीक ठाक नहीं था। अब अगला युद्ध क्या था, चलो बिना तैयारी का चलो, समझ में आ गया क्या होता था, हार जाता था यहाँ पर। तो वही चीजें था। इसके बाद कहता कि निरंकुश शासक, निरंकुश शासक कहने का मतलब हो गया कि यहाँ की जो शासक थे वो प्रजाओं के प्रति उसका रवैया ठीक नहीं था, उसी को कहा जाता है निरंकुश। तब प्रजा अगर ठीक नहीं होगा तो प्रजा आपका बात मानेगा, अंदरे में भेदभाव हो जाएगा, अंदरे में सब कुछ यहाँ पर विद्रोह हो जाएगा, तो आप युद्ध क्या लड़िएगा। तो ये भी एक माना जाता है कि यहाँ का शासक निरंकुश था। तो अधिकांश शासक निरंकुश होते थे, जिस कारण विजयनगर के लोग इनको पसंद ही नहीं करते थे, जिस कारण राजा को तुरंत हटा दिया जाता था। और जब राज गद्दी पर कोई नहीं रहेगा तो आक्रमणकारी तो तुरंत ही आक्रमण कर देगा। बात समझ में आ रहा है। आपको पता है ना, जिस घर में लोग नहीं रहता अक्सर उस घर को लूट लिया जाता है। तो जब राजे नहीं रहेगा लूट ले दिया जाता था। तब पड़ोसी राज्यों से भी दुश्मनी था। अब यहाँ के जो राजा थे कृष्णदेव राय के बाद, वो पड़ोसी से दुश्मनी कर रहे थे। अब दुश्मनी करते थे, युद्ध उद्ध होता रहता था तो कमजोर होता था। तो जिस कारण जो है आक्रमणकारियों से जो है यहाँ पर अलग अलग जगह से आक्रमणकारी आकर के हमला करके यहाँ पर जीत लेता था। तो इस तरह से जो हम लोग देखे कि जो है पड़ोसी राज्यों से दुश्मनी कर रहा था, जिस कारण जो है ये संघर्ष होते रहता था पड़ोस से, और ये खास करके कमजोर होते चले गए। तो कुछ इस तरह से विजयनगर साम्राज्य का बाबू पतन हो गया। तो हम लोग देखे इस क्लास में कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, इनकी विशेषताएं क्या थी, इसकी राजधानी कहाँ थी, ठीक है, और इनमें किस तरह से किलेबंदी थी, और कितना बड़ा ये साम्राज्य था। तो इन सब के बारे में हम लोग देखें। क्लियर है। चलिए तो रहने दिया जाए।